मोहताज हैं, हम स्वतंत्र कहाँ अगर खाने को मोहताज हैं। एक जठरानल में समझो सबका काल आ ही गया। हम स्वतंत्र कहाँ अगर खाने को मोहताज हैं। कहने का मतलब यह कि जब सत्ता वर्ग द्वारा आज़ादी की दुहाई दी जाती है, सब्ज़बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन त्रिलोचन तो ये कहते हैं कि जब व्यक्ति आम जनता बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ही नहीं सकता तो वह स्वतंत्र कैसे है, वह जठरानल में जल रहा है। इसीलिए त्रिलोचन आज़ादी की एक संश्लिष्ट कल्पना करते हैं, एक कम्पैक्ट इमेजिनेशन करते हैं फ्रीडम की, और कहते हैं कि सभी प्रकार की आज़ादी जब तक नहीं होगी तब तक हम आज़ाद नहीं होंगे, हम स्वतंत्र नहीं होंगे। यह प्रगतिशील कवि का लक्षण है। यह कहीं न कहीं परोक्ष रूप से मार्क्सवादी विचारधारा है। त्रिलोचन ने अनेक राजनीतिक व्यंग किए हैं, राजनीतिक विद्रूपताओं पर व्यंग किए हैं, लेकिन उनकी विशेषता यह है कि उनका व्यंग सत्य ही नहीं होता, उनका व्यंग बड़ा सूक्ष्म होता है। एक बार विद्यानगर में त्रिलोचन जी मिले थे। मैंने उनसे प्रश्न किया था कि नागार्जुन जब राजनीतिक कविता लिखते हैं तो व्यक्तियों के नाम लेते हैं, गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, राजनेताओं के नाम लेते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो त्रिलोचन ने मुस्कुराते हुए ये कहा था कि राजनीतिक कविताएं मैं भी लिखता हूँ, लेकिन मैं नेताओं के नाम लेकर कविता नहीं लिखता, क्योंकि जो राजनेता हैं वो मौसमी फसलें हैं, आज हैं कल नहीं हैं, आज हैं कल कट जाएंगे। तो हम नेताओं को क्यों उछालें, उनको हम क्यों उजागर करें? इसलिए मैं नेताओं के नाम लेकर कविता नहीं लिखता, लेकिन मैं राजनीति पर अवश्य कविता लिखता हूँ। इसका मतलब यह है कि त्रिलोचन राजनीति का चित्रण अभिप्राय के स्तर पर करते हैं, अभिप्राय के स्तर पर, यानी राजनीतिक विद्रूपता को उभारते हैं, राजनीतिक प्रवृत्तियों को चित्रित करते हैं, उसके वर्ग चरित्र को दिखाते हैं, लेकिन कहीं भी नेता का नाम नहीं लेते। यह राजनीति का गंभीर चित्रण है जिसे त्रिलोचन अपनी कविता में सामने लाते हैं। एक प्रसंग है उनकी कविता का कि इंदौर में एक बार गोली चली थी और नरसंहार हुआ था। उसकी अदालती जांच होने के बजाय उस अफसर की बदली कर दी गई और न्याय नहीं किया गया जनता के साथ, या जो अभियुक्त थे उनको सज़ा नहीं दी गई, जो पीड़ित थे उनको न्याय नहीं मिला। इस पर त्रिलोचन लिखते हैं कि उस दिन जो इंदौर में चली गोली, जांच उसकी अदालती होली, बदली कर दी वहाँ जो अफसर थे, न्याय की क्या नई प्रथा खोली। अब देखें कि त्रिलोचन उस पर व्यंग करते हैं। ऐसा लगता है कि त्रिलोचन उस सत्ता की प्रशंसा कर रहे हैं ऊपरी तौर पर, लेकिन प्रशंसा नहीं बल्कि उस पर गहरा व्यंग कर रहे हैं, तीखी आलोचना कर रहे हैं। यह है त्रिलोचन का व्यंग, जिसमें कहीं भी मर्यादा का हनन नहीं है। नागार्जुन गाली का भी प्रयोग कर देते हैं, त्रिलोचन कहीं भी गाली का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उनका जो व्यंग है वह शालीन व्यंग का उदाहरण है। सत्ता वर्ग की जो लूट खसोट नीति है, प्रशासक वर्ग का जो अन्याय है, उनकी जो लूट खसोट नीति है, इस पर भी त्रिलोचन ने व्यंग किया है। उनका जब एक कविता का हम उदाहरण देंगे कि किस तरह से जब राष्ट्रीय आपदा आती है तो आम जनता के लिए कहर ढाती है, लेकिन जो प्रशासक वर्ग है, सत्ता वर्ग है, उसकी पांचों उंगलियां घी में होती हैं। त्रिलोचन ने लिखा है कि झूरी बोला कि बाढ़ क्या आई है, लीलने अन्न को सुरसा आई है, अब की बार श्रीमान तिवारी का घर
पक्का बन जाने की सुविधा आई है। यह लूट खसोट नीति है, यह एक प्रगतिशील कवि की दृष्टि है, यह शोषण विरोधी चेतना है त्रिलोचन की, जिसे उन्होंने दिखाया है। तो एक तरफ जनता की, आम जनता की मजबूरी और दूसरी तरफ सत्ता वर्ग की अमानवीयता, उसकी शोषण धर्मी नीयत, तो इसको त्रिलोचन खुलासा करते हैं और त्रिलोचन पूरी तरह से एक प्रगतिशील कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। त्रिलोचन ने मानव मूल्यों के विघटन पर बहुत लिखा है और बहुत चिंता व्यक्त की है। यह जो उत्तर आधुनिक युग है, इसमें मानव मूल्यों का सबसे ज़्यादा हनन हुआ है। जब पूंजी एक सीमा तक तो आवश्यक है, उसकी प्रगतिशील भूमिका होती है, लेकिन पूंजी जब पूंजीवाद का और पूंजीवाद जब साम्राज्यवाद का रूप लेता है तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। और उत्तर आधुनिक युग में हम इस चीज़ को देख सकते हैं। त्रिलोचन ने पूंजीवाद को ही सारी अमानवीयता की जड़ माना है और ये कहा है कि मानव मूल्यों का विघटन का सबसे बड़ा कारण ये पूंजीवाद है, क्योंकि पूंजी अब हाथ में न रहकर मनुष्य के मस्तिष्क में आ गई है। धन हाथ में न रहकर आदमी के मस्तिष्क में आ गया है, और जब हाथ से निकलकर पैसा मस्तिष्क में आता है तो यह एक बहुत खतरनाक स्थिति होती है। त्रिलोचन ने साफ लिखा है कि पूंजीवाद ने महत्व नष्ट कर दिया है सबका, पूंजीवाद ने महत्व नष्ट कर दिया है सबका, जीवन का, जन का, समाज का, और बिना पूंजीवाद को मिटाए किसी तरह भी यह जीवन स्वस्थ नहीं हो सकता। पूंजीवादी दैत्य को मिटाने की बात सबसे पहले मार्क्स ने की थी। क्या नहीं लगता कि यहाँ पर त्रिलोचन प्रकारांतर से, परोक्ष रूप से उस मार्क्सवाद का समर्थन कर रहे हैं, पूंजीवाद को मिटाने की बात कर रहे हैं। यह त्रिलोचन की विशेषता है कि कविता में उन्होंने राजनीतिक विचारों को लिया है, लेकिन उनकी कलात्मकता कहीं भी आहत नहीं हुई है, कहीं भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। त्रिलोचन एक अर्थशास्त्री की तरह जीवन में अर्थ के जबरदस्त हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। अर्थ जरूरी है, भारतीय संस्कृति में भी अर्थ को दूसरा पादान माना गया है, तो जरूरी होने के बावजूद जब इसकी अतिशयता होती है, अतिशयता होती है, इसकी अधिकता होती है, तो मानव मूल्य खतरे में पड़ता है, संवेदना नष्ट होती है, हमारे रागात्मक संबंध नष्ट हो जाते हैं। तो जीवन में जबरदस्त हस्तक्षेप जो धन का हो रहा है, उस पर त्रिलोचन कई जगह टिप्पणियाँ की है त्रिलोचन ने, और उनकी ये कविता है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। ये कविता सभी हिंदी के अध्यापकों ने पढ़ी होगी। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, इसमें एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है चंपा। वह त्रिलोचन के संपर्क में आती है, बड़ी शरारती है, त्रिलोचन की कलम को कहीं छिपा देती है, कहीं कागज़ को हटा देती है, फेंक देती है, और कहती है कि तुम हमेशा कागज़ काला करते रहते हो। त्रिलोचन कहते हैं कि चंपा तुम भी पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारा जब ब्याह होगा और तुम्हारा पति परदेश जाएगा, जब वह पत्र लिखेगा तो वो किससे पढ़वाओगी और उसे पत्र का जवाब कैसे दोगी। तो झिड़कती है और कहती है कि नहीं, मैं तो पढ़ूंगी ही नहीं और शादी भी नहीं करूंगी। अगर संजोग से शादी हो भी गई तो मैं पति को परदेश नहीं जाने दूंगी। कलकत्ते पर बजर पड़े, ये उसकी लाइन है। त्रिलोचन ऐसा नहीं है कि धन को महत्व नहीं देते, लेकिन उस धन को और उस कमाई को महत्व नहीं देते जो एक पति को उसकी पत्नी से या पत्नी को उसके पति से अलग कर दे।
त्रिलोचन पैसे को महत्व नहीं देते, रागात्मक संबंध को महत्व देते हैं, जीवन के उल्लास को महत्व देते हैं। और चंपा के माध्यम से इस युगीन सच्चाई को, जो आधुनिक उत्तर आधुनिक युग की एक बहुत भयानक सच्चाई है, इस सच्चाई को दिखाते हैं कि किस तरह धन के कारण मानवीय संबंध टूट रहे हैं, रागात्मक संबंध टूट रहे हैं, आदमी के जीवन का उल्लास खत्म हो रहा है। और इसलिए त्रिलोचन उसका विरोध चंपा के माध्यम से करवाते हैं। त्रिलोचन ने एक जगह और लिखा है कि रेलिया न बैरी जहजिया न बैरी, ई पैसवा बैरी हो, सैया को ले गए विदेशवा, ई पैसवा बैरी हो। यानी पैसा है एक तरफ और दूसरी तरफ रागात्मक संबंध है। त्रिलोचन इस रागात्मक संबंध को कभी टूटने देना नहीं चाहते, संवेदना को खत्म नहीं होने देना नहीं चाहते। मंगलेश डबराल हो या अरुण कमल हो, नागार्जुन हो, मुक्तिबोध हो, शमशेर हो, सभी ने इस संबंधों पर ध्यान दिया है और कहा है कि पैसे के कारण ये संबंध टूटने नहीं चाहिए। तो वह नायिका कहती है, एक प्रोषित पति का नायिका, कि हमारा बैरी, हमारा दुश्मन रेल नहीं है, जहाज़ नहीं है, बल्कि हमारा दुश्मन एक पैसा है जो हमारे पति को परदेश ले जाता है। तो देखिए कि कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं त्रिलोचन की, और युग की एक कितनी बड़ी भयानक सच्चाई यहाँ पर प्रकट हो रही है। बहुत से आलोचकों ने यह आरोप लगाया था कि प्रगतिशील कविता में संवेदना नहीं है, प्रगतिशील कविता में प्रेम नहीं है। आप देख सकते हैं कि त्रिलोचन या सारे प्रगतिशील कवि प्रेम पर, संवेदना पर, मानवीय संबंधों पर कितना अधिक महत्व देते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का तो एक पूरा काव्य संग्रह है जो दाम्पत्य जीवन पर है, हे मेरी तुम। उस काव्य संग्रह का मैं सिर्फ संकेत दे रहा हूँ, लेकिन जो ये कहते हैं कि प्रगतिशील कविता में रागात्मक संबंध नहीं है, उसमें दाम्पत्य जीवन का प्रेम नहीं है, यह उनका भ्रम है और उन्होंने प्रगतिशील कविता को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है। त्रिलोचन लोक जीवन के कवि हैं, एक लोकधर्मी कवि हैं, लोक परंपरा के कवि हैं। उनकी कविता में लोक संस्कृति पूरी तरह से उजागर हुआ है, लोक संस्कृति का चटख रंग उनमें दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारी कविताएं हैं उनकी। त्रिलोचन ने एक प्रोषित पतिका का चित्र खींचा है। प्रोषित पतिका अपने पति को पत्र लिखती है जिसमें 2-3 घटनाओं का उल्लेख करती है, और इनरी भेजवाना, गाय का ब्याना, अमोला का बड़ा हो जाना, ये सब सांकेतिक कथन हैं। अमोला आम का एक छोटा सा, जो छोटी सी गुठली जमती है, यानी जब जर्मिनेट होती है तो उसमें से एक छोटा सा पौधा तांबे के रंग का निकलता है, गाढ़ा रंग का। उसे मिथिला में और अवध में अमोला कहते हैं। वही अमोला बढ़कर आम का वृक्ष बनता है। नायिका अपने को अमोले के रूप में प्रस्तुत करती है, एक प्रतीकात्मक कथन है त्रिलोचन का। तो कहती है कि तुमने जो दरवाजे पर अमोला रोपा था वह बड़ा हो गया है और बहुत छायादार बन गया है, उस पर भ्रमर गुंजार करते हैं, और यही स्थिति रही तो फल भी अच्छे आएंगे। तात्पर्य यह है कि नायिका प्रतीकात्मक ढंग से यह कहती है कि तुम जिस अमोले को रोप कर गए थे, यानी अमोला उसकी पत्नी है जो अभी कम उम्र की थी, अपरिपक्व थी, जिसे छोड़कर वह चला गया था, और अब वह संकेत करती है कि अब वह अमोला बड़ा हो गया है और इसमें फल भी अच्छे आएंगे। तो इस तरह से त्रिलोचन की कविता में अनेक ऐसे लोक जीवन के चित्र हैं, जैसे बंसवारी में पवन का छिपकर आना, मेले का दृश्य है, और गाय की घमौनी करना, पागुर करना, खेत खलिहान, ये सब लोक जीवन के ही चित्र हैं जो त्रिलोचन की कविता में भरे पड़े हैं। त्रिलोचन की एक लंबी कविता है नगई महरा।
इन नगई महरा का नाट्य रूपांतर सुरेश पंडित ने किया था। यह कविता उल्लेखनीय इस रूप में है, वैसे लंबी कविता की विशेषता है कि उसमें वैचारिक तनाव होते हैं, लेकिन इस कविता में कहीं भी वैचारिक तनाव नहीं है। यह सहज बतकही की शैली में लिखित कविता है। यह त्रिलोचन के लोक जीवन से जुड़ाव का बोधक है। तो नगई महरा एक आम व्यक्ति है जो त्रिलोचन के संपर्क में आता है। उसमें वह बिल्कुल निश्चल है। वह एक घरवा ब्याह करता है, अरेंज मैरिज नहीं करता, बल्कि भाई की सासू से वह ब्याह कर लेता है और त्रिलोचन से कहता है कि मैंने घरवा ब्याह किया है। अब इसके कारण उसकी बिरादरी के लोग उसे छांट देते हैं। चिरानी पट्टी में आकर वह एक झोपड़ी बनाता है, वहाँ रहने लगता है, त्रिलोचन के संपर्क में आता है। उसकी बिरादरी वाले उसे दंडित करते हैं, पूरी बिरादरी के लोगों को खिलाना पड़ता है और फिर उसे समाज में, उसे बिरादरी में लिया जाता है। तो कि जिस तरह से चौपाल में, गांव के चौपाल में या गांव में जो अलाव होते हैं उसके पास बैठकर लोग बतकही करते हैं, अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, यहाँ भी त्रिलोचन उस नगई महरा के साथ अपने अनुभवों को और नगई महरा त्रिलोचन के अनुभवों को शेयर करता है। यह बतकही की शैली में लिखित एक लंबी कविता है। इसमें कहीं भी बनावटीपन नहीं है, बिल्कुल सहज गांव का परिदृश्य, लोक जीवन का दृश्य, लोक संस्कृति का चित्र इसमें दिखाई देता है। नगई महरा एक बहुत अच्छी बात इसमें कहता है कि आदमी को जीवन में बहुत कुछ सीखना होता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं या सोचते हैं कि हमें जीवन में सीखना है। ये पूरी कविता में, पूरी लंबी कविता में यह एक छोटी सी लाइन है जो की लाइन है और हमारे लिए एक दिशाबोधक लाइन है। तो नगई महरा का ऐसा नहीं है कि वो गांव का है, अनपढ़ है तो वह कुछ नहीं जानता, वह बहुत गंभीर बात भी कर जाता है जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मित्रों, त्रिलोचन सर्वहारा के साथ जो अपनी प्रतिबद्धता, अपना जुड़ाव दिखाते हैं वो अनेक कविताओं में प्रकट होता है।